ऑलराइट जी, फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस फाइल स्टोर हम कर चुके हैं। ठीक है, फायरबेस स्टोरेज और होस्टिंग को आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, तो इससे आप लोग की फायरबेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका प्रोजेक्ट ओके, ये प्रोजेक्ट आपका, आप लोग फायरबेस स्टोरेज में जाएं, लेफ्ट साइड पे ये देखें स्टोरेज आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टोरेज पे जाएं। अच्छा, फायरबेस में हुआ क्या है कि 31 अक्टूबर से या 1 नवंबर से पहले स्टोरेज होती थी फ्री। जिस तरह हमने सारी चीज़ों को फ्री यूज़ किया है, उसी तरह स्टोरेज भी फ्री थी, अभी भी फ्री है। लेकिन हुआ क्या है कि अब एक्चुअल में हमें पहले कार्ड ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग अपना डेबिट कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, इसका फ्री जो टायर है, फ्री टायर से मुराद के लिमिटेड जो चीज़ें हैं कुछ फ्री में जो हमें मिलती हैं, वो पहले आपको मिलेंगी। उससे अगर आप लोग एडिशनल यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा। जिस तरह के क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, 5 GB तक स्टोरेज फ्री है, 1 GB पर डे फ्री है, 20K पर डे, 50K पर डे, ये सारी चीज़ें फ्री है। पे कब होगा, जब आप लोग ये देखें नो कॉस्ट अप टू 5 GB, 5 GB से अबव जब आप लोग जाएंगे तो फिर आप लोग के वो डिडक्शन होने लग जाएगी अमाउंट। लेकिन इसके लिए कार्ड अब ऐड करना ज़रूरी है, पहले ये भी नहीं होता था। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात, अभी हम कार्ड नहीं ऐड करते हैं, कार्ड लेकिन ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, या तो आपके पास कोई पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ हो जिसकी स्टोरेज ऑलरेडी इनेबल है, नहीं तो फिर आप लोग को कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो बहरहाल हमारे पास एक पुराना ये रिएक्ट टू डू के नाम से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ये लास्ट बैच में हमने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, WMAT 3 में। ओके, ये देखें इसकी स्टोरेज आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और देखें इसमें कुछ फाइल्स वगैरह भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हमने लास्ट बैच में हमने कुछ फाइल्स वगैरह को अपलोड किया था। देख भी लेते हैं कौन सी फाइल्स है। ओके ये इमेज जो है, ओके ये इमेज अपलोड हुई है। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप लोग जिस तरह ये इमेजेस वगैरह को अपलोड करना चाहते हैं, तो फायरबेस में फाइल्स इसकी स्टोरेज को इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहता है कि आप लोग फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह को अपलोड कर सकें। तो बहरहाल हम क्या करते हैं, अब अपने जो हमारा प्रोजेक्ट इस टाइम यूज़ हो रहा है, प्रोजेक्ट हमारा इस टाइम है बिलाल 1875, जो कि हमने क्रिएट किया था। हम इस प्रोजेक्ट को चेंज कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स चेंज करने के लिए देखें प्रोजेक्ट सेटिंग्स, यहाँ पर आपके पास ये देखें npm के साथ जो चीज़ें हैं, आप लोग इसको चेंज कर दें। इसको बेशक आप लोग इस तरह कर लें। ये कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट टू डू, ओके जी, हमने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को चेंज कर दिया। अब फायरबेस का जो प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ होती है सेंसिटिव, मीन्स कि आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इवन कि पब्लिक के लिए आप अवेलेबल तो कर ही नहीं सकते हैं। और कुछ टीममेट्स वगैरह भी हैं, या फिर एक कंपनी या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो शेयर नहीं किया जाता है। इवन के ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये आप लोग गिटहब में भी पुश नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गिटहब में जब आप लोग पुश कर रहे हैं और ये वाली फाइल को आप ऐड करते ही नहीं है, तो जाहिर है आपका तो प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा। ठीक है,
तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जितनी भी होती हैं उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, .env .development .local, ठीक है। .env फाइल इसको कहा जाता है, इन्वायरमेंट फाइल्स है, ठीक है। .env .development .local, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट के ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो आपकी सेटिंग्स वगैरह होंगी, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह फायरबेस के हम जो डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब कि जब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो कोई और होता है और डेवलपमेंट के लिए कोई और प्रोजेक्ट होता है, डेटाबेस ही चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एक डिप्लॉयमेंट है, आप लोगों ने लाइव कर दिया, उसमें कोई थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन सबका डेटा वगैरह भी मौजूद है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट है आपसे कोई बग आ जाता है, डेटाबेस में कोई इशू आ जाता है, कोई फाइल्स वगैरह अपलोड हो जाती हैं, कुछ डिलीट हो जाती हैं, वो तो आपका डाटा ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ड्यूरिंग डेवलपमेंट डेटाबेस कोई और यूज़ की जाती है और प्रोडक्शन के लिए डेटाबेस साइड पे रखी जाती है, वो सेपरेट ही होती है। तो इस वजह से env डॉट जी, ये फाइल ये रिएक्ट है, ये रिएक्ट की फाइल है, ठीक है। ये env जो फाइल्स होती हैं ये एक्चुअल में कह लें कि डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में सेपरेट चीज़ों को करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटाबेस हम फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन करते हो उसकी क्रीडेंशियल्स होती हैं, आप लोग स्ट्राइप वगैरह यूज़ करेंगे उसकी एक की मिलती है, ईमेल्स वगैरह सेंड करेंगे उस प्लेटफॉर्म की कीज़ वगैरह होती हैं, एपीआई कीज़ वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। अगर किसी और के पास ये चली जाए तो वो भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको सिक्योर किया जाता है। तो सिक्योर के लिए अच्छा, अब रिएक्ट में जो है ना, अगर आप लोग रिएक्ट में env फाइल्स क्रिएट करते हैं तो इसके लिए रिएक्ट ऐप ये लिखना लाजमी है पहले, ठीक है, रिएक्ट ऐप अंडरस्कोर। अब आगे आप लोगों ने जो भी नेम वगैरह लिखना है, जो भी नेम यूज करना है, अब जिस तरह हमारे पास ये है एपीआई की, रिएक्ट ऐप फायरबेस एपीआई की, ठीक हो गया, इक्वल टू ये आ गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें हैं आप लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर लें। उसी तरीके से इसको ख़त्म किया। ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, मैसेजिंग सेंडर आईडी, ऐप आईडी और आपकी जिसको हमारे ये इंफॉर्मेशन मिल जाए वो हमारे फाइल डेटाबेस को कर सकता है, वो पूरी डेटाबेस को ख़त्म कर सकता है, आपका सारा डेटा ही चला जाएगा, ठीक है ना। आपके पास एक्सेस तो आ गई, ठीक हो गया। आप जब आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग्स आ गई तो आप सारी डाटा को गेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। डाटा को गेट कर लिया, आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके करंट ऑपरेशन तो पूरे कर सकते हैं। ओके जी, ऑथ डोमेन, ओके जी, ये आपके पास है, हमने इन्वायरमेंट फाइल्स में इस प्रोजेक्ट को रख लिया, ठीक हो गया। प्रोडक्शन के लिए क्योंकि फिल वक्त हम प्रोडक्शन में भी सेम ही यूज़ कर रहे होंगे डेटाबेस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इवन केस की फर्स्ट लाइन में मोस्टली जो हम लिखते हैं वो है लिखते हैं रिएक्ट ऐप नेम, कि इस रिएक्ट एप्लीकेशन का नेम क्या है, तो नेम जो है वो हम यूज़ कर रहे थे बिलाल, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स है वो चेंज की है तो अब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप का नेम हमने बिलाल रखा तो हम बिलाल ही रखते हैं। इसकी ही कॉपी बना लें, ये डेवलपमेंट की बजाय अब इसका जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रोडक्शन,
अब क्या होगा, डेवलपमेंट, जब आप लोग डेवलपमेंट मोड में है, जब आप लोग डेवलप कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स ये वाली यूज होंगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग इसका बिल्ड बना देंगे, आप लोग वेबसाइट को लाइव कर देंगे, तो उस टाइम जो है ये प्रोडक्शन वाली फाइल को वो यूज कर रहा होगा। क्लियर है इतना? ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। ऑटोमेटिकली कर रहा होगा, हमारे को नहीं काम। कुछ भी नहीं हमने करना, हमने बस इस फाइल्स को क्रिएट करना था। यहाँ पर एक्चुअल में आपकी वो जो प्रोजेक्ट जो आपने फायरबेस का प्रोडक्शन के लिए बनाया हुआ है, ये उसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक हमारे पास प्रोजेक्ट बिलाल था, हम उसको यूज़ कर सकते थे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, फायरबेस में जब आप लोग काम कर रहे हो और अगर फ्री में कर रहे हो तो आप लोग दो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक डेवलपमेंट के लिए और एक आप लोग प्रोडक्शन के लिए कर रहे होते हैं। क्लियर है? ओके, अब ये देखें, ये दोनों जो फाइल्स हैं ये ट्रैक में नहीं है, ठीक है। ये फाइल अगर आप लोग गिटहब में पुश भी करते हैं तो ये दोनों फाइल्स नहीं जाएंगी, ठीक है। गिट इग्नोर में देखें, नोड मॉड्यूल्स अपडेट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, बिल्ड फोल्डर नहीं होगा, और ये देखें env लोकल भी नहीं, डेवलपमेंट डॉट लोकल भी नहीं, टेस्ट डॉट लोकल भी नहीं, और प्रोडक्शन डॉट लोकल भी नहीं। ये फाइल्स जो है ये आपकी गिट में, गिट हब में अपलोड नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन कल को आपके पास क्या कहते हैं, ये कोई 100 वेरिएबल नेम्स भी हो सकते हैं, आपको तो याद नहीं रहेगा, ऐसे ही है। गिटहब आपने कहीं पे लेट्स सपोज अपलोड कर दिया प्रोजेक्ट है, सिस्टम आपका घर पे मौजूद है या वो ख़राब हो गया है, env फाइल्स भी आपकी वो जा चुकी हैं, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से वेरिएबल नेम्स रखे थे या हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आप लोग एक और फाइल बनाते हैं और इसको जो आप लोग नाम देते हैं वो देते हैं env.sample। तो ये देखें, इसमें यू आ गया, इसका मतलब है कि ये फाइल गिटहब में अपलोड हो गई, ठीक है। अब env जब सैंपल आपने रखा ना, आप लोगों ने इन सबको ब्लैंक कर देना है। अब इससे क्या होगा, ये ब्लैंक जो फाइल है ये अपलोड होगी गिटहब में। तो जब आप लोग क्लोन करेंगे, गिटहब के प्रोजेक्ट को गेट करेंगे, आपके पास ये फाइल आएगी, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करनी है इस प्रोजेक्ट में। मेक सेंस? समझ लग रही है? हाँ जी, नितिन भाई, पक्की बात है? अच्छा, हमने इन फाइल्स को तो यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फाइल्स क्रिएट कर ली, सोर्स में जाके, कन्फिग में जाके, फायरबेस में तो ये डाटा अभी भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस, अच्छा ये वेरिएबल है, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। ये देखें, ये किसका है, नोड जेएस का प्रोसेस, मीन्स के नोड जेएस की जो एप्लीकेशन है ना, जो नोड जेएस की बेस पर है, वो आप में आपको env फाइल उसमें मिला करेंगी। जिस तरह नोड जेएस का मन स्टैक का जो बैकएंड का फोल्डर वगैरह होता है, सर्वर होता है, उसमें भी ये चीज़ें मिलती हैं। प्रोसेस डॉट, इसमें आपके पास env आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें env आ गया, डॉट रिएक्ट ऐप फायरबेस एपीआई, ऐसे ही है। इन सब को आपको खत्म करते हैं। आज में प्रोजेक्ट आईडी में, प्रोजेक्ट आईडी स्टोरी बकेट में, स्टोरी बकेट मैसेजिंग सेंडर आईडी, ऐप आईडी, मेजरमेंट आईडी। तो इस तरीके से अब आपका जो फायरबेस प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स है, जो भी डेटा था, वो सब का सब सिक्योर हो चुका है। अब देखें, आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सी सेटिंग्स क्या एपीआई की है, ठीक है। एपीआई की कहाँ पे मौजूद है, इस फाइल में, डेवलपमेंट में, और ये जो फाइल है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम में ही रहेगी, ये किसी कहीं पे भी अपलोड नहीं होगी, कहीं पे भी आपने शेयर करनी ही नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात, अगर गिटहब में चली गई, ठीक है, वैसे तो गिटहब सिक्योर ही है, लेकिन लेट्स सपोज उनके डेवलपर्स ने देख लिया,
प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ गई उनके पास भी, कोड तो उनके पास फॉर एग्जांपल जा ही रहा है, यार इस बात वो हमारे कोड का क्या करेंगे, ना तो यूज़ उनका तो है ही कोई नहीं ना। एक जब बड़े प्लेटफॉर्म में वो इस तरह के काम करते भी नहीं खैर से, लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लेट सपोज आपने किसी और के साथ शेयर कर दिया, ठीक है, तो उसके पास भी ENV फाइल चली गई, जबकि आप ENV फाइल अपनी शेयर नहीं करना चाहते थे। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि सिक्योर जो चीज़ें होती हैं ना, जो API कीज़ वगैरह होती हैं, प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है, वो सारी की सारी ENV फाइल्स में आ रही होती ये है। और पेपर में शेयर करना हो तभी तब हो जाएगी नहीं शेयर। फाइल शेयर हो जाती हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, आप कोई भी मैसेजिंग या फिर ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं अपने टीममेट्स वगैरह को जो सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर की जाती है लास्ट में। अच्छा, जब भी आप ENV फाइल में चेंज करते हैं तो आपको अभी देखिए आपको एरर आ रहा होगा इस प्रोजेक्ट का, ये देखें आपकी ऐप नहीं चल रही क्योंकि फायरबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो नहीं उसको मिल रही है। ये देखें फायरबेस एरर इंस्टॉल मिसिंग ऐप कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू प्रोजेक्ट आईडी, कि इसको वैल्यू ही नहीं मिली है। तो जब भी ENV फाइल्स में चेंज किया जाता है हमें प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करना पड़ता है। तो जब भी आप लोग रन करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम ही ENV फाइल्स को गेट कर लेता है। ठीक हो गया, npm स्टार्ट। लेकिन अब देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल यूआईडी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट ये चेंज हो चुका है। अब इवन कि अगर आप उसी से लॉगिन करना चाहें जो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने यूज़ किया था 123 लॉगिन करें तो इसने आपको कहना समथिंग वेंट रॉन्ग बाय लॉगिन द यूज़र, क्योंकि इसको ये यूज़र ही नहीं मिल रहा है। तो इसका जो यूज़र था हम देख लेते हैं, ऑथेंटिकेशन में जाएं। ओके जी, रिएक्ट टू हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा ये देखें अक्टूबर 11 2023 जब लास्ट हमारा बैच था वो इस साल इस टाइम ही अक्टूबर में ही उनका फायरबेस चल रहा था, तो उस टाइम हमने ये यूज़र्स क्रिएट किए थे और ये लास्ट साइन इन जो हुआ था अक्टूबर 26 को हुआ था, फिर फायरबेस ख़त्म हो गई थी इनकी भी। ओके जी, बार हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और रजिस्टर करते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम mayor@codeapk.com 123 जैसे रजिस्टर हुआ तो साथ ही ये साइन इन भी हो गया, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ प्रोजेक्ट चेंज किया, सारी कोडिंग वगैरह हमारी वैसी ही रही और अब जो प्रोजेक्ट जो यूज़ हो रहा है वो फायरबेस का कोई न्यू प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमारे पास ऐड टू डू, इस जगह पे हम एक और चीज़ अब ऐड करेंगे इमेज के लिए या कोई भी फाइल के लिए। पेजेस डैशबोर्ड टू डूज ऐड, ऐड में आपके पास हमने इसका साइज़ रखा था 150, इसको आप लोग 100 कर दें, इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, हाइट कम होगी। यहाँ पे अब हम एक और ऐड कर लेते हैं इमेज। इमेज के लिए आप लोग इनपुट यूज़ करें, इनपुट की टाइप जो है वो आप लोग फाइल, ठीक है, इनपुट की टाइप फाइल। इसमें भी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज़ नहीं होता है, स्टाइल भी नहीं,
ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको नेम की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है। ऑन चेंज में मैं आपको दिखाता हूँ, ECLOE, ठीक है, इवेंट। क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल कर दें, ठीक है। एंडी का अपना जो इनपुट है ना वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो जैसे अभी हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से हमने इसको रहने दिया। ओके जी, ये देखें आपके पास ये इमेज आ गया। ओके, इमेज को चूज करने के लिए आपके पास अच्छा जी, इमेज को चूज करने के लिए आपके पास जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ गए और कोई भी पिक्चर्स वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पिक्चर्स को आप लोग अगर आप सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखें आपके पास वो इवेंट आ गया। फाइल जब चेंज हुई तो फाइल चेंज होने पे इवेंट में आपके पास क्या आ रहा है, टारगेट में आपके पास फाइल्स आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखें फाइल्स आ रहे, प्रॉपर्टी नेम है फाइल्स है, तो इसकी डाटा टाइप क्या बन रही होगी, एरे बन रही होगी, ठीक है। इस एरे में देखें इंडेक्स 0 में आपके पास ये वाली फाइल मौजूद है, ठीक है। हमने क्या करना है, जब ये फाइल चेंज हो रही है हमने फाइल को सेट करवा लेना है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फाइल नहीं है, फाइल और यहाँ पे सेट क्या आ जाएगा, फाइल, ठीक है। तो जब भी फाइल आपकी चेंज होगी हमने क्या कहना है, सेट कर दो फाइल। अब इस फाइल में इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स है और इसकी पहली फाइल को हमने गेट कर लेना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, आप लोग इस फाइल्स में आपने किया, आप लोग अच्छा मल्टीपल सिलेक्शन फॉल्स है, ठीक है। अगर मल्टीपल सिलेक्शन होती तो आप लोग यहाँ पे जाके मल्टीपल देखें, मल्टीपल ट्रू कर देते, तो मल्टीपल फाइल्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक फाइल ही चाहिए। ओके, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स है। अब जब भी आप लोग हैंडल सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो फाइल आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर UID IT डिस्क्रिप्शन हम सारी चीज़ें ले रहे थे, इसमें इमेज URL हमने नहीं लिया था, तो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट इमेज URL जो है वो ब्लैंक कर देते हैं कि डेटा अगर इमेज होगी तो इमेज का URL आ जाएगा, और अगर इमेज नहीं होगी तो ये ब्लैंक जा रहा होगा। बहरहाल इस जगह पे CLO फाइल हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ से फिल वक्त आप रिटर्न कर दें, रिटर्न से क्या होगा, ये इसके बाद प्रोसीड नहीं करेगा, ऐसे ही है, ना ही सेट इज प्रोसेसिंग चलेगा ना ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, ऊपर का ये सारा काम हो रहा होगा। सेव किया, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें, ओके, राइट क्लिक फिल ऑल इनपुट्स और साथ में अच्छा अभी देखें ऐड किया तो फाइल आपके पास क्या है, नल है, ठीक है, नजर आ रहा है ना, फाइल आपके पास नल। फाइल जब आप लोग चूज कर लेंगे, अब ऐड करें तो ये देखें आपके पास वो फाइल आ रही है, ठीक है। फाइल का नेम क्या है, dpsquare.jpg जो हमने यूज़ किया था। फाइल को चेंज करना है तो लेट सपोज वाटर मार्क ऐड किया तो वाटर मार्क आ रहा है, वो सिर्फ जीरो इंडेक्स पे जो पहली फाइल है उसको जो पहली फाइल है, हम चूज भी एक ही कर रहे हैं ना। जब भी आप इसको चूज फाइल करके सिलेक्ट कर रहे हैं तो पुराना सारा डाटा खत्म हो जाता है, न्यू वो एक फाइल ही आती है। इस टाइम मल्टीपल तो है ही नहीं, इवन कि अगर मल्टीपल फाइल भी होती तो वो पहली वाली को सिलेक्ट करता। एरे है ना, एरे में आपके पास जो फर्स्ट फाइल होती वही चूज होती, ठीक हो गया। ओके, अब ये फाइल आ रही है, अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास फायरबेस डॉक्स
बिल्ड में आपके पास ये स्टोरेज। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल अपलोड इमेज। इसमें भी गार्बन सिंक शायद आ रहा हो तो यूज कर लेते हैं पहले। ओके, अब हमने करना क्या है, अगर तो इमेज हो तो इमेज अपलोड हो, और अगर इमेज नहीं है तो विदाउट इमेज आपका टू डू क्रिएट हो जाए। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस जगह पे इफ फाइल है तो क्या करो, हैंडल अपलोड इमेज, और इसमें आप लोग टू डू पास कर दें, ठीक है। एल्स सिर्फ टू डू क्रिएट हो जाए, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो। इस कोड की समझ लगी है मुझे, बस ये बताएं। जी मानुल्ला भाई, समय लग गया? जी बिलाल भाई, बिलाल भाई समय लगी है जी। ओके, जब भी हम फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो फाइल इसमें स्टोर हो जा रही है, ठीक है ना, स्टेट की मदद से। हमने क्या किया, जब आप हैंडल सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं इस ऐड टू डू वाले पे, सारी चीजें वही है। अब हम कह रहे हैं अगर तो उसमें फाइल मौजूद है तो फिर कौन सा फंक्शन चले, हैंडल अपलोड इमेज, और उसमें आपने क्या पास कर दिया, टू डू। तो यहाँ पर आपके पास टू डू आ रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज है अगर इमेज नहीं है तो फिर कौन सा फंक्शन चले, क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट एस पे हो, फिर इफ वाला चला है तो उसमें इमेज लोड होगी मगर के डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो, हम उसमें चलाएंगे फिर। अब क्रिएट डॉक्यूमेंट हम उसमें चलाएंगे, हैंडल इमेज अपलोड, जब अब आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी, ठीक है, हम उसमें चलाएंगे। ओके, क्लाउड स्टोरेज के फंक्शन में आए। ओके, स्टोरेज, स्टोरेज में आपके पास वेब, वेब में आपके पास अपलोड फाइल्स देखें, ठीक है, अपलोड फाइल्स। इसमें देखें अपलोड फाइल्स के लिए आपने इसको भी नहीं यूज़ करना है, इसको भी नहीं, अपलोड बाइट एरे इसको भी नहीं, अपलोड फ्रॉम अ स्ट्रिंग इसको भी नहीं, मैनेज अपलोड्स। ओके, इस फंक्शन को, ठीक है, ये जो है ना, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट क्या कहते हैं, अच्छा जी, गेट स्टोरेज। अच्छा, सेम उसी तरह स्टोरेज के लिए यहाँ पे देखें गेट स्टार्टेड में आपके पास वो आ रहा होगा, गेट स्टोरेज आ गया, फायरबेस से स्टोरेज। ओके, फायरबेस की फाइल में गए, आपके पास गेट स्टोरेज, और उसी तरह यहाँ पे जाके स्टोरेज और गेट स्टोरेज, इसमें आपने ये पास कर दिया और इसी को आप लोग एक्सपोर्ट कर दें। ये एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट होने के बाद अब आप लोग यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे ही है। तो बहरहाल इस कोड कंप्लीट को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपके पास वेट की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, सॉरी सेम की। अच्छा, अब ये देखें गेट स्टोरेज जो था, ये स्टोरेज हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, हमें इसकी भी ज़रूरत है। तो आप लोग इसको इंपोर्ट करें कॉन्फ़िग फाइल बेस से, वो इंपोर्ट हो गया। ओके, ये आपके पास टू डू आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास CLO फाइल, और फाइल में आप लोग इसको फिल वक्त के लिए रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे सेट इस प्रोसेसिंग जो है फिल वक्त के लिए फॉल्स कर दें, क्योंकि जब भी इमेज होगी तो सेट इस प्रोसेसिंग ट्रू हो जाएगा, और इस जगह पे हम उसको फॉल्स कर देंगे। जी ज़्यादा भी बोले। जी जी, ये कंप्लीट हमने फाइल पे सीखा है ना अभी। ये रहा हैंडल अपलोड इमेज।
ये वाला जी ये वाला ओके। अच्छा जी, ये आपके पास फाइल। अब देखें रेफ इन सब को इंपोर्ट कर लेते हैं। आपके पास ये रेफ इंपोर्ट हो गया, अपलोड फाइल्स रिजेंबल ये भी अप हो गया इंपोर्ट, और यहाँ पे गेट डाउनलोड यूआरएल ये भी इंपोर्ट हो गया। इसको रिफ्रेश करें एक बार, राइट क्लिक फाइल ऑल इनपुट्स। ओके, ये इमेज ऐड किया तो ये देखें उस फंक्शन में, अब क्योंकि हमारे पास फाइल मौजूद है, हमारा फंक्शन कौन सा चला, हैंडल अपलोड इमेज वाला, उसमें आपके पास ये टू डू भी और ये फाइल भी। यहाँ पे देखें इमेज यूआरएल क्या है, ब्लैंक है, ये फाइल है, हमने इस फाइल को अपलोड करना है। इस फाइल में देखें आपको उसका नेम मिल रहा है, ठीक है, साइज भी मिल रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल टू फाइल डॉट नेम, फाइल डॉट नेम से आपको ये नेम मिल गया, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या करें, बेशक कोई भी आप लोग रैंडम आईडी जनरेट कर दें, क्योंकि अगर सेम फाइल नेम के आप लोग दो फाइल अपलोड करते हैं तो क्या होगा, पुरानी ख़त्म हो जाएगी, न्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग रैंडम, सिस्टम में भी इस तरह ही होता है ना, आप एक सेम नेम की दो फाइल्स को नहीं रख सकते हैं एक फोल्डर में, तो एक्चुअल में ये एक फोल्डर बना हुआ है आपका, उसमें आपकी मल्टीपल फाइल्स स्टोर हो रही होती है। अगर आपने सेम नेम से फाइल अपलोड किया तो पुरानी ख़त्म हो जाती है और न्यू स्टोर हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी प्लस सिर्फ हमने ये डैश यूज कर दिया जी। बोलिए, जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर्स का डेटा स्टोर हो रहे होते हैं, किसके? वो भी स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। वो फाइल स्टोर है, फाइल स्टोर, ये स्टोरेज है। ये एक्चुअल में सर आपका सिस्टम ही, सिस्टम में ड्राइव होती है, ठीक है। सिस्टम की ड्राइव में आपने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, लेट्स सपोज ड्राइव डी में आपने एक फोल्डर बनाया, फायर बेस में ये एक फोल्डर हमारा बन चुका है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आप लोग मजीद फोल्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। एक फोल्डर के अंदर सेम नेम से मल्टीपल फाइल्स नहीं हो सकती है, इवन के दो भी नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। वो फिर उसकी वो हायरार्की बन जाती है कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कॉपीज बन रही होती है। इसी तरह इसमें ऑथेंटिकेशन में यूजर स्टोर हो जाते हैं, वो अनलिमिटेड होती है स्टोरेज, उसकी अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। ओके, विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी ये फाइल नेम। यहाँ पे देखें इमेजेस का आपका एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। इस स्टोरेज में इमेजेस का क्या बनेगा, स्टोरेज के अंदर इमेजेस का, लेट सपोज ये जो है ना, ये आपकी एक ड्राइव है, ठीक है। इस ड्राइव में आपने एक फोल्डर क्या बनाया, इमेजेस, और उसके अंदर आपने ये फाइल का नेम रख दिया। तो इसको आप लोग इस तरह कर लें, ठीक है, टेम्पलेट लिटरल आ गया, और यहाँ पर आपके पास फाइल नेम, इस फाइल नेम से आपकी फाइल अपलोड होगी। लेकिन फाइल अपलोड कौन सी होगी वो आप इस जगह में बता रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन से फाइल अपलोड होगी, कहाँ पे अपलोड होगी, आपने स्टोरेज रेफ बताया, स्टोरेज रेफ में ये आपकी ड्राइव है, ये फोल्डर का नेम है और ये फाइल का नेम है, और फाइल एक्चुअल में अपलोड कौन सी होगी, ये बनी होगी, ये फाइल वो जो आपने सेलेक्ट की है, ठीक हो गया। ओके, अपलोड डॉट टास्क ऑन स्नैपशॉट, ये आपके पास प्रोग्रेस है, जो कि फाइल जब आप लोग की अपलोड हो रही होगी तो ये प्रोग्रेस आ रहा होगा कि इतने % डन हो चुका है। स्विच स्नैपशॉट स्टेट, पॉज भी आप कर सकते हैं और आप लोग रनिंग भी कर सकते हैं, तो जो भी अगर आप करना है, अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ जाता है तो आप लोग उसको यहाँ पे हैंडल करेंगे। अगर कोई एरर आ गया तो सेट इस प्रोसेसिंग को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, और साथ ही विंडो डॉट टोस्टिफाई नोटिफाई है इसमें,
window.notify something went wrong while uploading image. ओके, ये जो है ये सक्सेसफुल का है। जब फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ये इसने दिया हुआ है रेफरेंस फाइल का। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डाउनलोड यूआरएल। ये आपको जो आपने फाइल अपलोड की है तो फायरबेस की स्टोरेज से उसका यूआरएल मिल जाएगा जो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फाइल अवेलेबल एट डाउनलोड यूआरएल। ओके, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब आप लोग इसके अंदर ये क्रिएट डॉक्यूमेंट चला देंगे। ठीक है, बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ हम फाइल को अपलोड करते हैं। जब फाइल अपलोड हो जाएगी तो सेट इज प्रोसेसिंग फिल वक्त के लिए आप लोग क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। ओके, पेज को रिफ्रेश करें। यहाँ पर आपके पास स्टोरेज, ओके स्टोरेज या फिर हम फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इमेजेस आप लोग न्यू कहते हैं। ठीक है, या फिर न्यू इमेजेस। ठीक है, इस ड्राइव में इस टाइम देखें आपके पास इमेजेस है तो जब आप लोग अब अपलोड करेंगे तो एक न्यू फोल्डर बनेगा न्यू इमेजेस के नाम से। तो यहाँ पर है फिल ऑल इनपुट्स। ये कुछ भी अभी क्रिएट नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ फाइल अपलोड होगी क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट नहीं किया। ओके, वाटरमार्क ऐड, ये देखें अपलोड इज 0%, अपलोड जो है वो रनिंग में है। अपलोड क्या हो गया 100% और ये फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। फाइल जो अपलोड हुई है जब आप लोग इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये आपके पास का यूआरएल आ गया और ये फाइल मौजूद है जो हमने फाइल सेलेक्ट की थी। इसमें भी आए तो पेज को आप लोग इसमें रूल, अच्छा इसके भी ना जब आप लोग स्टोरी में आएंगे तो रूल्स को आप लोग इनेबल करेंगे, इसके भी रूल्स ऐड करने पड़ते हैं। बराबर फाइल्स में आपके पास एक न्यू फोल्डर होगा न्यू इमेजेस का, इसके अंदर देखिए वो वाली फाइल मौजूद होगी और उससे पीछे आपकी रैंडम आईडी आ रही होगी। ये रैंडम आईडी आई डैश वाटरमार्क डॉट जेपीजी। ठीक हो गया, टाइप क्या है, लास्ट मॉडिफाइड क्या है, साइज का क्या है 7.67 MB। अब अगर आप लोग इस टू डू के साथ इमेज के साथ टू डू को अपलोड करना चाहते हैं डेटाबेस में भी, आप लोगों ने क्या करना है, सेट इज प्रोसेसिंग यहाँ से ख़त्म करें और आप लोग क्रिएट डॉक्यूमेंट, इस क्रिएट डॉक्यूमेंट में टू डू जो आपने ये भेजा है यहाँ पे, ये हैंडल अपलोड इमेज में मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये टू डू आपको मिल रहा है। इसी टू डू को आप लोगों ने पास करना है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट किया और हमने क्या कर दिया, इसको स्प्रेड कर दिया। एक्चुअल में अब ये सिर्फ वही टू डू है इस टाइम। ठीक है, हमें साथ में इमेज यूआरएल हमने ऐड चेंज करना है। इमेज यूआरएल किसके बराबर हो जाए, डाउनलोड यूआरएल के। ये डाउनलोड यूआरएल को कंट्रोल कर रही है, फिर यूजर को मिल जाएगा ये। वो तो कंसोल में मिलेगा ना, कंट्रोल से कंट्रोल के बीच में जाएगा तो आपने कंसोल खत्म कर, कंसोल खत्म हो गया ना। ओके, जब फाइल मिल जाएगी तो अब ये वाला फंक्शन चलेगा। इसमें एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट में सारा टू डू आ गया। अब इमेज यूआरएल में वो डाउनलोड यूआरएल है। ठीक हो गया, इस डाउनलोड यूआरएल की मदद से अब यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट में टू डू आ रहा है डाउनलोड यूआरएल इमेज यूआरएल के साथ और वो अपलोड हो जाएगा। अब एक्चुअल में आपका फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखें फायरस्टोर डेटाबेस में है। आपके पास टू डूज के कलेक्शंस में ऑलरेडी हो शायद, ये देखें टू डूज और यूजर्स वही चीज़ें, लेकिन ये इस, ठीक है ये इस स्टोरेज सॉरी इस प्रोजेक्ट की ये टू डूज है, ये पुराने वाले प्रोजेक्ट की टू डूज नहीं है।
जो हमने बिलाल जो हम लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे उसके नहीं है। अच्छा, इसमें भी टाइटल है, स्टेटस है, लोकेशन है, आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, डेट क्रिएटेड है और ये आपके पास डेट है, ये स्ट्रिंग में आ रहा है। तो बहरहाल इस टाइम जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टीज चेंज है। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे आए और फिर ऑल इनपुट्स फाइल को चूज़ किया। फाइल आपके पास लेट सपोज ये वही इमेज को यूज़ कर ले, ऐड अपलोड इज 0% डन, 100% डन, इमेज अपलोड होगी होगी और अब ये आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। ये देखिए टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये एक न्यू टू डू आया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम आईडी बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे वो कम लेंथ थी, इस बार हम ज़्यादा वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका इमेज यूआरएल आ गया। इस इमेज यूआरएल की मदद से आप लोग उस फाइल को गेट कर सकते हैं। ये देखिए वो फाइल आ रही है। ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, अब जब आप लोगों के पास टू डूज आ रहे होंगे होम पेज पे, आप लोग चाहे ऑल टू डूज में जब आप लोग आए तो ये देखें आपके पास एक टू डू आ रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, वही इमेज यूआरएल आ गया। ऐसे ही है, लेकिन जाहिर सी बात हमें इमेज यूआरएल तो नहीं चाहिए, हमें तो इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए आप लोग सिंपल ऑल टू डूज में हम यहाँ पे इमेज यूआरएल दिखा रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इमेज कंपोनेंट को यूज करना है, एनडी के सोर्स में आप लोग टू डू डॉट इमेज यूआरएल को यूज करें। अच्छा जी, जब आप लोग इसको सेव, इसमें ऑल्टरनेटिव भी ऐड करते हैं, टू डू लिख दें। ठीक है, सेव करें तो आपका यूआई कुछ ख़राब सा आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, देखें इमेज इतनी बड़ी आ रही है, बाकी सब कुछ छोटा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने स्टाइलिंग कर लेनी है। इसको स्टाइल विड्थ जो है आप लोग की 48 रख लें और हाइट जो है वो भी 48 कर लें। ये स्क्वायर में आपके पास ये इमेज आ रही हो, ये हो गया। और साथ ही आप लोग इसको बेशक क्लास देके राउंडेड सर्कल सेव करें तो ये आपके पास राउंड हो जाएगा। इमेज फ्लूइड से तो रिस्पॉन्सिव बनती है ना, हम तो यहाँ पे यानी कि सिर्फ वो दिखा रहे हैं। हाँ जी, अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फुल इमेज आ गई। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये फुल इमेज आ गई। अगर आप चाहते हैं कि क्लिक करने पे इमेज शो ना हो तो आप लोग क्या करें, इमेज जो है इसका प्रीव्यू पॉज करते हैं, तो अब आपके पास ये इमेज पे क्लिक करने पे वो शो नहीं होगी। ठीक है, देखिए कितनी सिंपल चीज़ें हैं एंड की मदद से। ये अदरवाइज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो या तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ता, और खुद क्रिएट नहीं करेंगे कोई और लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने का भी एक सेपरेट वे, सेपरेट तरीका और बहुत सारी चीज़ें। इसमें सिंपल बना बनाया कंपोनेंट है, उसको यूज़ किया और अपने तरीके से आपने उसको कस्टमाइज़ कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कुछ। जी, अब मुझे बताएं स्टोरेज के हवाले से किसी चीज़ की समझ ना लगी हो। तो मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी हो साथ ही जी, अगर मल्टीपल आप करना चाहते हैं तो फिर आप लोग मल्टीपल करने के लिए ये जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है ऐड वाला, ये पूरा फंक्शन इसको आप लूप चला देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। लेकिन आपकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि हर बार जो है अदरवाइज ये इस तरह एक ही यूआरएल जनरेट होता जाएगा, जिसके वो चेंज होता जाएगा। तो आप लोग इसको भी किसी एक एरे में मूव करेंगे फिर। ठीक है, तो बराबर लॉजिक जब यानी कि मल्टीपल पे काम करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ लग जाएगी, ना लगी तो मैं अवेलेबल हूँ। ये वाला एक ये ट्राई कैच है।
ये तो स्विच है शहजादे, स्विच केस है। जी जी, हाँ जी हाँ जी। ओके जी, उसके बाद जी कोई सवाल है तो पूछिए। एक्चुअल में हमने किया कुछ भी नहीं, हमने सिंपल वहाँ से कॉपी पेस्ट किया कोड है, और अपने लॉजिक के मुताबिक हमने किया कि अगर तो फाइल मौजूद है तो ये वाला फंक्शन ले, और फाइल मौजूद नहीं है तो सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो। अब देखिए अगर मैं ऐड करता हूँ विदाउट उसके, विदाउट इमेज ऐड किया, अब सिर्फ और सिर्फ ये टू डू क्रिएट होगा और इमेज अपलोड विदाउट इमेज। यहाँ पर आए तो यहाँ पे देखें कोई इमेज नहीं है, ठीक है, लेकिन इमेज कंपोनेंट चल रहा है। हमने इसको अब क्या कहना है, ऑल में जाके ये वाला जो है ये कंपोनेंट तब चले जब टू डू में इमेज यूआरएल हो। इमेज यूआरएल है तो ये वाला कंपोनेंट चले, अदरवाइज कंपोनेंट ना चले। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। जी क्लियर है। अगर हम अपना कोई है ना वीडियो वगैरह अपलोड करें फाइल भेजते हैं और मतलब यूजर को दिखाना चाहते हैं, तो आपने कहा था जब हम वीडियो बना रहे थे ना वीडियो बना रहे थे तो आपने कहा था कि अगर हम ज़्यादा अपलोड वीडियो करेंगे तो हमारी फाइल का जो साइज है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको अपना क्लाउड में स्टोर करते करते यही क्लाउड है। हाँ, तो सभी वो भी थोड़ा सा उसके लिए फिर ये है ना कि आपने लेट सपोज यहाँ पे जब आप टू डू को कर रहे हैं तो अभी हम इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग कोई वीडियो सिलेक्ट कर लें। नहीं, हम अपने से ही है ना खुद ही, जैसे है ना यूजर हमारी वेबसाइट पर आए उससे है ना फिर वीडियोस है ना जो पहले ही अवेलेबल हो यानी हम खुद से है ना अपलोड करें वो उनको देख सकें, जैसे आप अपलोड करें जी वो देख सकें। जी यही तो कह रहा हूँ, आप लोग इमेज वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, लेट्स सपोज वीडियोस का कलेक्शन बना लिया, जी उसमें वीडियोस अपलोड होती गई, फ्रंट एंड में आप लोग वो गेट कर लेंगे वीडियोस को, ठीक है ना। वीडियोस कलेक्शन से वीडियोस को गेट कर लिया, यूआरएल तो आपको मिल ही रहा है, जैसे इसमें इमेज यूआरएल मिल रहा है उसमें वीडियो यूआरएल मिल रहा होगा, तो वीडियो यूआरएल की मदद से आप दिखा रहे होंगे। उसके लिए एक लाइब्रेरी है रिएक्ट प्लेयर के नाम से, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्ट प्लेयर, तो आप लोग इसको यूज़ कर लें। इसमें देखें और ये यूआरएल जो आपका है वीडियो यूआरएल, वो आप इस यूआरएल प्रोप में ऐड कर देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे शॉर्ट्स में इसका ये ऐड किया है, ठीक है, वो आप लोग उसके यूआरएल में सिर्फ ऐड करेंगे। प्लेइंग लूप करना है, कंट्रोल्स दिखाने हैं, लाइट मोड या डार्क मोड जो भी है, वॉल्यूम, म्यूटेड, प्लेबैक रेट, उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी, पिक्चर इन पिक्चर मोड आपने इनेबल करना है नहीं करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से पहले जी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे ना, सॉफ्टवेयर तो नहीं, npm i react प्लेयर करेंगे बस। अच्छा जी, आपका ये प्रोजेक्ट है रिएक्ट टू डू कॉपी। इसमें देखें पहले क्या चीज़ें हैं आपके पास, डॉट वेब डॉट ऐप। ओके जी, ये आपके पास रिएक्ट टू डू का प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट टाइम डिप्लॉय किया था, कुछ इस तरह का था। अब हमारे पास काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अगर आपने डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय करने के लिए ओके जी, हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन में हम फायरबेस का पुराने वाला प्रोजेक्ट ही यूज़ करते हैं। कॉपी
अभी आपके पास ये डेवलपमेंट में इस टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा है वो हो रहा है रिएक्ट टू डू WMAT3 वाला, ठीक है। प्रोडक्शन में आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ होगा, बिलाल 1875 वाला, ठीक हो गया। अब जब हम डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय हमने इस पे करना है, बिलाल 1875 वाले पे। तो डिप्लॉय करने के लिए आपके पास npm में से एक आप लोगों ने फायरबेस टूल्स इसको इंस्टॉल करना है। ये फायरबेस CLI है, npmi फायरबेस टूल्स, पब्लिश 14 आवर्स अगो, 14 घंटे पहले इसकी एक लास्ट अपडेट आई थी 13/26/0। इंस्टॉल करने के लिए इसको हमने इंस्टॉल किस तरह करना है, -G का मतलब नहीं, ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ये पूरे सिस्टम में इंस्टॉल होगा, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। इस तरह सर्च को हमने इंस्टॉल किया था, याद है, npm i-g सर्च, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ था। तो इसको आप लोग करें इंस्टॉल, टर्मिनल में जाएं, npm install -g firebase tools, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ओके, फायरबेस टूल इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, आप लोग आए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में,
CMD को रन करें और अच्छा CMD ना हमारा पहले भी यहाँ पे एक रन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए सेट स्टेट एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट केस, जो सी ये आपकी ये वार्निंग्स आपको नज़र आ रही है ना, आप लोग इसको ख़त्म करें। सेट स्टेट और ये स्टेट ये कहाँ पे शो हो रहा है, अच्छा होम पेज पे, इसको हमने ख़त्म किया। इसमें ये आपको कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट एक केस आना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट हम कह देते हैं डिफ़ॉल्ट। उसके बाद इस इंडेक्स में ऐड डॉग और कलेक्शन ये दोनों आपके आ रहे हैं, इसको भी ख़त्म करें। वार्निंग्स आनी रहना चाहिए, आप इसके जिस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं आपने उसको इंपोर्ट करना ही नहीं है। तो जब आप लोग बिल्ड बनाते हैं तो उस टाइम भी ये वार्निंग्स आ रही होती है फिर। ओके लाइन नंबर 65 में स्विच डिफ़ॉल्ट कर तो लिया। ओके ऑथ में आपके पास लाइन नंबर 38 में रीड प्रोफाइल ये जो फंक्शन है आपका डिपेंडेंसी में आएगा जी। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, अब कोई वार्निंग नहीं है, ठीक हो गया। इसको एक बार ख़त्म कर दें। CLS इसकी अब हमें ज़रूरत कोई नहीं है, मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। या फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट इनिशियल वर्जन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर CMD में आए। सबसे पहले आपने करना है फायरबेस लॉगिन, ये फर्स्ट टाइम करना है। सर हमने सर्च में फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था, उसी तरह फायरबेस में भी फर्स्ट टाइम बस आपने लॉगिन करना है। फायरबेस लॉगिन करने पे ये आपके ब्राउज़र में ओके अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI एंड रिलेटेड सूट यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, यस करें या नो करें, इसने कलेक्ट करना ही करना है। ओके ये आपका अकाउंट है और कंटिन्यू अलाउ फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी देखें लॉगिन हो चुका है। इसको आप लोग करते हैं क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है npm run build, इससे क्या होगा, अभी ये जितना जो कोड है ना, ये सोर्स वगैरह, ये सोर्स पब्लिक है, ये हमारा डेवलपमेंट का कोड है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हमें फाइल्स चाहिए जो कि डिप्लॉय होती हैं, तो आपने npm run build करना है। इससे क्या होगा, आपके पास एक बिल्ड फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, यहाँ पे देखें बिल्ड फोल्डर आ गया। ये बिल्ड फोल्डर जब बन जाएगा हमने इसको डिप्लॉय करना है। अब इस बिल्ड फोल्डर को आप लोग सर्च पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आप लोग नेटलीफाई पे कर सकते हैं, आप लोग फायरबेस में कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम में ये टाइम लेता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये फिर जब इसकी डिपेंडेंसीज वगैरह एक बार डाउनलोड हो जाती है तो फिर ये फास्ट हो जाता है। जी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया, JS की फाइल आ गई, CSS की आ गई और आपकी इसमें HTML की फाइल भी आ रही होगी। ये देखिए मेन फाइल कौन सी, index.html।
हमने क्या करना है, ओके, इसको हमने डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए सोर्स में आपके पास मेथड्स तो कोई है नहीं। ओके, बिल्ड आपका एक बार बन चुका है। जब जब आप लोग डेवलपमेंट में कोई चीज़ चेंज करते हैं तब तब आप दोबारा बिल्ड बनाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फायरबेस में डिप्लॉयमेंट के लिए फायरबेस इनिट, ये भी आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है, ये फर्स्ट टाइम का प्रोसेस है इनिट वाला। हम इस टाइम प्रोजेक्ट फोल्डर में, ठीक है, बिलाल वाले में। आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस। इसमें आपने चूज करना है होस्टिंग, ठीक है, कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग एंड ऑप्शनली सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज होस्टिंग। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो हमने क्या चूज करना है, एग्जिस्टिंग, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब इसमें हमने कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, बिलाल। ओके, अब वो कह रहा है कि योर पब्लिक डायरेक्टरी जो है, फोल्डर, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो फोल्डर बना है वो किस नेम से बना है, बिल्ड के नाम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है बिल्ड। ओके, अब आपकी एप्लीकेशन जो है ये सिंगल पेज है, बताएं, सिंगल पेज। रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो हमने इसको कह देना है पाई। अब वो कह रहा है कि बिल्ड फोल्डर के अंदर index.html ऑलरेडी मौजूद है, क्या आप हमारे कोड से उसको ओवरराइट करना चाहते हैं? तो हमने नहीं करना है क्योंकि हमारा अपना कोड है। नो, फायरबेस का जो प्रोजेक्ट था इनिशियलाइजेशन वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोग एक बार यहाँ पर आए, इसके बिलाल पे, ओके, हमने स्टोरेज में नहीं, हमने आना है होस्टिंग। होस्टिंग को आप लोग इनेबल करते हैं, गेट स्टार्टेड। ये देखें वो क्या कह रहे हैं, npm install -d फायरबेस टूल, जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, फायरबेस हमने लॉगिन भी कर लिया और फायरबेस हमने इनिट भी कर लिया। ये तीनों चीज़ें जो ये फर्स्ट टाइम की है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि क्या करो अब, फायरबेस डिप्लॉय। हमने क्या कॉपी किया इसको और यहाँ पर आए और आप लोगों ने कर दिया फायरबेस डिप्लॉय। अब ये डिप्लॉय हो जाएगा। कंटिन्यू टू कंसोल करें तो इस टाइम देखें कोई रिलीज नहीं है, वो आपसे क्या कह रहा है कि वेटिंग फॉर योर फर्स्ट रिलीज। तो यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है इस टाइम। ओके, डिप्लॉय क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वो कस्टम डोमेन आप लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वो डोमेन आप लोग खरीदेंगे और फिर कस्टम डोमेन आप लोग इसमें वो ऐड कर देते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। ओके, होस्टिंग यूआरएल, अब ये देखें बिलाल -187.web.app, लॉगिन करते हैं। आपके पास ये वाली ईमेल चलेगी, लॉगिन किया, ओके जी, ये आपका सक्सेसफुल हो गया। ये आपका लॉगिन आ गया। डैशबोर्ड में है ये डैशबोर्ड, ठीक है। इसके टू डूज अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये इसके पुराने टू डूज मिल रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो है वो आपका इमेज वाला काम नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्ट हमने कौन सा यूज़ किया, बिलाल वाला। बिलाल में स्टोरेज के लिए आपको कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। डेवलपमेंट में जो है वो आपका क्या कहते हैं, हम वो रिएक्ट टू डू वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी वो स्टोरेज अवेलेबल है तो उसमें वो काम करेगा, ठीक है। तो मेरे बस ये दिखाने का मकसद था। और यहाँ पे देखिए ऑल टू डूज में आपके पास ये न्यू टू डू और ये आपके पास एक टू डू, ये जो है ना ये टू डूज उस बिलाल वाले प्रोजेक्ट के आ रहे हैं। आई थिंक शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं बिलाल और रिएक्ट टू डू का सुन के बार बार। तो प्रोडक्शन में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिलाल वाला यूज़ हो रहा है, डेवलपमेंट में जो हमारा यूज़ हो रहा था वो आपका रिएक्ट टू डू वाला यूज़ हो रहा था। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपके पास
आपकी फर्स्ट रिलीज शो हो रही होगी। ये देखें कब डिप्लॉय हुआ है, 20 तारीख 11वां महीना 2024 6:53 पे। इसमें जो है ना आप लोग एक वक्त में 50 डिप्लॉयमेंट रख सकते हैं। लेट्स सपोज वर्जन 1 1.1 1.1.1 है, इस तरह करके आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज अभी हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट में कोई बग आ गया, हमें पता भी नहीं, ऐप आपकी क्रैश होने लग गई, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाके इसको रोल बैक कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सोर्स में गए, होम पेज पे हम थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर दिस इज द न्यू वर्जन, ठीक है, मैंने दिस इज द न्यू वर्जन किया, सेव हो गया। इसको आप लोग क्या करें, यहाँ पर आके CMD में है दोबारा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम जब भी डिप्लॉय करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ npm रन बिल्ड किया ताकि बिल्ड फोल्डर जो आपका अपडेट हो जाए। सेम नेम से बहुत फोल्डर क्रिएट होगा तो वो करेंगे नहीं कि नेम चेंज करें। उसने पुराना सब खत्म कर दिया, बिल्ड फोल्डर ओवरराइट ओवरराइट हो जाएगा ये। ओके जी, अब आप लोगों ने जब डिप्लॉय हो बिल्ड बन चुका है तो फायरबेस डिप्लॉय, सिर्फ फायरबेस डिप्लॉय करना है। फायरबेस इनिट वाला कोई काम नहीं किया, लॉगिन वाला कोई काम नहीं किया हमने। ओके, डिप्लॉय कंप्लीट। प्रोजेक्ट में आए और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिएगा 2 डिप्लॉयमेंट आ रहे होंगे। इसको रिफ्रेश करें, आप लोग होम पेज पे जाएं, तो ये होम पेज, अच्छा ये न्यू नहीं अभी तक आया, इसको आप लोग ना हार्ड रिफ्रेश करें कंट्रोल F5 से, तो ये देखिए अभी आ गया। दिस इज अ न्यू वर्जन। इसके पुरानी फाइल्स कुछ कैशे में स्टोर थी, हमने कैशे रिमूव की और ये न्यू फाइल आ गई। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये 2 डिप्लॉयमेंट आ रहे हैं, ऐसे ही है। ये 658 वाला इस टाइम करंट चल रहा है, ये हमारा लास्ट है। इस वर्जन में अगर कोई बग आ चुका है, आपने क्या करना है, सिंपल कोई कोड नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे गए और रोल बैक। रोल बैक करने से क्या होगा, ये देखिए रोल बैक, अब आपका ये वाला चल रहा है। पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखिए वो खत्म हो गया। समझ लगी है? मीन्स के डिप्लॉयमेंट में अगर कोई बग वगैरह आ जाए तो आप सिंपली फायरबेस में जाके प्रीवियस रिलीज को आप लाइव कर सकते हैं। अब आप दोबारा से उस बग्स वगैरह को इम्प्रूव करेंगे, फिर से दोबारा npm रन बिल्ड करेंगे और उसको डिप्लॉय कर देंगे। जी, ये इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये 50 टाइम आप एक वक्त में रख सकते हैं। अब अगर आपको पुराने नहीं चाहिए तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो आपके पास स्पेस दोबारा आ जाएगी। ठीक है, मगर लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो यानी कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी वेबसाइट्स वगैरह के लिए इसको ये दिया गया है, वरना इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन के आज तक कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, हाँ ये कि अगर किसी को ज़रूरत और वो 50 से ज़्यादा रखना चाहता है तो फिर हमें पे करना पड़ता है। सर्च पे भी हो सकता है, लेकिन सर्च कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं है।
है ना। सच में तो असाइनमेंट्स वगैरह के लिए था, प्रोफेशनल जो है वो फायरबेस यूज़ किया जा रहा है या नेटलीफाई यूज़ किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में अपना सर्वर होता है या फिर AWS होता है। अमेजोन वेब सर्विस जो है ना, वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो कह लें पर मंथ एक एक महीना जो है वो हज़ार हज़ार दो दो हज़ार डॉलर उसका बिल बनना होता है। तो वो हमारे लिए बहुत कॉस्टली है। जाहिर सी बात, जो USA क्लाइंट्स है, UK क्लाइंट्स वगैरह है, उनको इशू नहीं होता है तो वो पे कर रहे होते हैं। सर हम अपने डोमेन में केवल 5 पर उपयोग करते हैं। ये देखें ना, इसमें ऐड कस्टम डोमेन, ऐड कस्टम डोमेन में यहाँ पर आप लोग अपनी डोमेन ऐड करेंगे। सर हम अपने ऑप्शन तो लेना रहेंगे, होस्टिंग यही है, कुछ लिमिटेड हमें ये मिल रही है, ये मिल रही है। सिर्फ डोमेन का पे करना पड़ेगा। सिर्फ डोमेन का पे करना पड़ेगा, जो उसके 10-15 डॉलर पर ईयर होते हैं, बस वही पे करेंगे। ठीक लेकिन है। सर ये ई-कॉमर्स के लिए नहीं चलेगी क्योंकि उसमें अगर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो ये तो फिर चार्ज करेगा ना। फिर आपको पे करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात आपको कहीं और लेंगे वो भी पे करना पड़ेगा।